नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम। आप सभी का ऑल नीट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल नीट मीडिया एंड की फैक्ट यूट्यूब चैनल। अविनाश भाई का है, और अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज अविनाश भाई को तैयार होने में ज्यादा टाइम लग गया, इसी चक्कर में इन्होंने 20 मिनट लेट कराया मेरा, है ना? बताइए जी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक वॉर शुरू हो गया हरीश साल्वे के लेटर के बाद भी। कल हमने पहला पार्ट कवर किया था, बट आज दूसरा पार्ट है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके इंटरनेशनल कनेक्शंस भी हैं, इसी वजह से ये मुद्दा मैंने दोबारा उठाया। अविनाश भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये लेटर इस वक्त बहुत जबरदस्त वायरल हो रखा है, और लोगों में इसकी उत्सुकता है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 600 लॉयर्स भारत के, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी के अगेंस्ट में उतर आए हैं, और साथ के साथ इस वक्त सीजीआई पर भी एक जबरदस्त प्रेशर बन गया है जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, इस देश में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। उस एलिमेंट्स में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, या सबसे बड़ा, उसको पिलर भी बोलते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग भाषा में अलग अलग चीजें बोलते हैं, वो होती है जुडिशरी। जुडिशरी में आप किसी फैसले की समीक्षा कर सकते हैं कि वो फैसला खराब है या अच्छा है। कब कर सकते हैं? जब फैसला आ जाए तब कर सकते हैं। और एज ए लॉयर, अगर आप किसी भी केस में अपेयर हैं, तो ऐसा नहीं है कि दिन में केस लड़िए सुप्रीम कोर्ट में और बाहर जाकर के मीडिया को बाइट दीजिए और रात में जाकर के पॉलिटिकल पार्टियों को इकट्ठा करके भाषण दीजिए उसी मुद्दे पे। देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी हो, राजीव धवन हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, इन लोगों की तूती बोलती थी सुप्रीम कोर्ट में। तूती मतलब समझ रही है ना? ये लोग खड़े हो जाते। ये लोग क्यों 20 लाख 25 लाख के वकील हो गए, एक एक हेयरिंग के लेने लगे? ऐसी बातें मीडिया में और अन्य माध्यम से सबको पता है कि लोग महंगे वकील हैं, बड़े वकील हैं। ये लोग खड़े हो जाते हैं तो जमानत हो जाती है, ये लोग खड़े हो जाते हैं तो केस पलट जाता है, ये लोग खड़े हो जाते हैं तो सारी चीजें हो जाती हैं। अब नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा है तो इन लोगों के अंदर बौखलाहट है। अभिषेक मनु सिंघवी ने अब तक आम आदमी पार्टी के एक भी व्यक्ति को जमानत नहीं दिलवा पाए। आप समझिएगा, वकालत पे असर पड़ेगी ना। कह रहे भैया, आप तो कोई मतलब नहीं है इनका, देख रहे हो किसी को जमानत ही नहीं दिलवा पा रहे हैं। लोअर कोर्ट तक लड़ रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। कपिल सिब्बल हाई कोर्ट चले जा रहे हैं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट से नीचे नहीं उतरते थे। ये कहानी थी इन लोगों की। कोई मैं ऐसी बात नहीं बता रहा हूं जो पता करने में पता नहीं चल जाएगी, या बहुत सारे लोगों को पता भी होगी। जानती है, 4-5 दिन पहले के कविता के जमानत पे एक बात हुई कोर्ट के अंदर। संजीव खन्ना जी के कोर्ट में इस तरीके के सारे मामले, मैक्सिमम मामले उन्हीं के जाते हैं। अंबाला त्रिवेदी हैं, संजीव खन्ना, इन लोगों की कोर्ट में ही ईडी से रिलेटेड मामले जा रहे हैं, केजरीवाल से रिलेटेड मामले जा रहे हैं सारे। क्योंकि देखिए, एक बेंच जब गठित की जाती है तो देखा जाता है कि इससे रिलेटेड मामला कौन सुन रहा है। तो ये फला बेंच सुन रही है। अब दूसरी बेंच सुनेगी तो उसको पूरा रिकॉल करना पड़ेगा, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ। जब कोई बेंच रेगुलर सुनती है, जैसे शराब घोटाला केजरीवाल का, वही सुन रहे हैं, तो उससे संबंधित चाहे सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे के कविता हो, चाहे केजरीवाल हो, सब वहीं जाएंगे। वहां गए, कपिल सिब्बल रिजिट हो गए कोर्ट के अंदर कि साहब या तो जमानत दीजिए या तो मना करिए, मुझे लोअर कोर्ट मत भेजिए। कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि ये अपेक्स कोर्ट है, यहां पे आप आए हैं तो आप रिट पिटीशन के लिए आए हैं। हमारा काम जमानत देना नहीं है। जमानत लेना है तो आप लोअर कोर्ट जाइए, या तो हाई कोर्ट जाइए या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए। कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं, मुझे कहीं भेजिए मत, मुझे जमानत दीजिए। जब कुछ नहीं मिला तो कपिल सिब्बल ने कहा कि मिलॉर्ड, बुरा मत मानिएगा, एक बात कहूंगा। क्या कहूंगा? इतिहास में इस फैसले को, इस कोर्ट को अच्छा नहीं कहा जाएगा। इस कोर्ट का ये गोल्डन पीरियड नहीं है। ये सीधे सीधे कोर्ट को धमकी है, सीधे सीधे जज को धमकी है। देखिए, एक समीक्षक कोई समीक्षा करता है किसी चैनल पे बैठ करके, चाहे यूट्यूब पे, चाहे किसी अखबार में लिखता है, वो अलग बात है। कपिल सिब्बल एक सीनियर वकील हैं, केस में पेश हुए हैं, और जज साहब के सामने मैं बता रहा हूं, कोई साधारण व्यक्ति इस बात को कह देता ना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता उसके ऊपर, तुरंत लग जाता, 1 मिनट नहीं लगता। लेकिन संजीव खन्ना साहब की भलमनसाहत है कि इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाए। ये इस तरीके की बातें हो रही हैं कोर्ट के अंदर, और ये बातें कपिल सिब्बल ने सिर्फ संजीव खन्ना की बेंच में नहीं कहा, यह बातें कपिल सिब्बल ने इससे पहले हाई कोर्ट में भी कहा है। आप समझिएगा। और ग्राउंड क्या होता है कि जी बेल दे दीजिए, ये तो इलीगल गिरफ्तारी है। ठीक है, ये लोग वही लोग हैं ना जो तीसरा सीतलवाड़ के लिए कोर्ट खुलवा लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं। उसमें न्यूनता ला रही है कोर्ट ना अब, क्योंकि मैटर उठा, अब मैटर पॉपुलराइज होता है। आप कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो लोग उस पर डिस्कस करेंगे।
अच्छा, ये तो हो गया कपिल सिब्बल की बात। राजीव धवन, मैं एक चीज रिकॉल कराना चाहता हूं दर्शकों को। जब राम मंदिर का फैसला आया, ठीक, कपिल सिब्बल ही थे, यही कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई पूरी वकीलों की लॉबी थी। क्या क्या कहा गया कोर्ट के बाहर? एक पूर्व सीजीआई जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको लेकर के क्या क्या कहा गया, यह भी आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा जो भी डिस्ट्रिक्ट, जो भी स्टेट में हाई कोर्ट हैं, उनके जजों को लेकर के ये पॉलिटिकल पार्टियां दिन भर क्या कहती हैं, चाहे गंगोपाध्याय जी को इस्तीफा देना पड़ा और उनको रोज चैलेंज किया जाता था, आओ चुनाव लड़ लो, आओ चुनाव लड़ लो, ये थ्रेट देना है। किसी सिटिंग जज को यह कहना किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कि आओ चुनाव लड़ लो, ये थ्रेट देना है। समझिएगा। हाँ, आप फैसले के क्रिटिसिज्म को कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां फैसले का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकती हैं जो डायरेक्ट उससे जुड़ी हुई हैं। इन लोगों को लॉ का पता नहीं है। अच्छा, तब भी कुछ नहीं हुआ, उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया, कहा कि लो, जब मेरे पे आरोपी है तो मैं इस्तीफा देता हूं, लड़ लेता हूं चुनाव, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा कपिल सिब्बल जिस केस में दिन में कोर्ट में अपेयर होते हैं, शाम को सारे विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियों को बुला करके उसी पे भाषण देते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी का क्या बैकग्राउंड है, यह भी किसी को कहने की जरूरत नहीं है। तड़फड़ाहट जानते हैं क्या है? इनके वकालत पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि भाई तुम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो कोर्ट में। अच्छा, ये तो हो गया। राजीव धवन ने कोर्ट के फैसलों को लेकर के, जिसमें खुद वकील थे, लल्लन टॉप से लेकर के वायर से लेकर के कहां कहां नहीं, मतलब इंटरव्यू दिया। तो ये राम मंदिर के फैसले के बाद से ये चीजें धीरे 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 शुरू हुई। ठीक, धीरे धीरे शुरू हो गई, धीरे धीरे ये सारी चीजें होने लगी। कपिल सिब्बल एक वायर पे एक एपिसोड चलाने लगे, तो सबको बुला बुला करके उसमें सवाल जवाब करते हैं, सारी चीजें करते हैं। अच्छा, ये लोग टीवी इंटरव्यू, देखिए टीवी इंटरव्यू देना किसी को कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा, अगर उसी केस का मैं वकील हूं, उस पर फैसला नहीं आया, उस पर टीवी इंटरव्यू देना गलत है। यानी कि आप उन इंटरव्यू के जरिए, आप उन चीजों के जरिए कोर्ट के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट आपके फेवर में ही फैसला दे। इसके अलावा प्रशांत भूषण जैसे वकील देश के प्रत्येक कानून को, देश के प्रत्येक इंस्टीट्यूशंस को लेकर के जाते हैं कोर्ट में। आप ध्यान दीजिएगा, राम मंदिर के फैसले को भी चैलेंज किया गया, फिर उसके बाद 370 पे जो कानून सरकार ने बनाया उसको चैलेंज किया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड को चैलेंज किया गया, बहुत सारे कानून को चैलेंज किया जाता है, जो भी मोदी सरकार, सीए को भी चैलेंज किया गया कोर्ट के अंदर। और जो कोर्ट के अंदर दलील दी जाती है, वो दलील देश विरोधी दलीलें होती है। 370 पे मैंने 9 वीडियो बनाए थे और मैंने कहा था कि इस पे देखिए यही फैसला आएगा और ये इस तरीके का मामला है, और वही फैसला आया, लब्बुलुआ। लेकिन इतने नीचे तक गिर करके वकीलों ने डिफेंड किया उस केस को, इतने नीचे तक गिर करके कि देश की सॉवरेनिटी को भी चैलेंज कर दिया। आपको एक बात ध्यान रखना होगा गायत्री जी, चाहे अविनाश हो, चाहे गायत्री हो, चाहे जितने भी हमारे दर्शक हैं, और चाहे इस देश के चीफ जस्टिस हो, चाहे इस देश के कपिल सिब्बल हो, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, ये सब लोग देश के हैं और सबकी जिम्मेदारी है। सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं बनती है देश को देश बनाने के लिए, सबकी जिम्मेदारी बनती है। और जब मामला देश के विरोध में हो तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। 370 पे जो राजनीति हुई उसको पूरे देश ने देखा। 370 के ऊपर और सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर जो जो बयान इस देश में हुए, उसको पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फोरम पे जाकर के कोट किया। ये इसलिए इन 600 वकीलों ने लिखा चिट्ठी। अभी है कि ईडी की ताकत कम कर दो, उसकी पीआईएल पड़ी हुई है, वो सुना जा रहा है। सीए हटा दो, सीए में इस देश के किसी नागरिक पे क्या प्रभाव पड़ा, बताइए क्या प्रभाव पड़ा इस देश के रहने वाले नागरिकों के लिए? लेकिन उसको भी लेकर के पहुंच गया। दलील क्या दी जा रही है, साहब ऐसे कैसे हो सकता है, तो डेमोक्रेसी है, तो आपको इतना प्रेम क्यों है? आपको जिन लोगों ने धर्म के आधार पर देश बांट करके ले लिया, उनसे इतना प्रेम क्यों है? अब मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूं। तो ये तो एक पूरी एक लिस्ट है इन लोगों की, जो 15-20 वकील हैं, जो कांग्रेस और लेफ्ट समर्थित वकील हैं, इनकी एक पूरी लॉबी है। दिन भर ये लेकर के इस तरीके की चीजें पहुंचते रहते हैं।
अब मैं आपको बताता हूं एक गायत्री जी, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें। आप देखिए कोई देश 4-5 मेन कंपोनेंट से बनता है। किससे किससे बनता है? देखिए जो इंडिपेंडेंट कंटेंट है पहले उसको समझिएगा। मीडिया इंडिपेंडेंट, जुडिशरी इंडिपेंडेंट, चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट। चुनाव आयोग की अभी नियुक्ति छोड़ दीजिए, नियुक्ति का तो मामला अब आया है ना, ये चुनाव हारने लगे, ईवीएम पे सवाल उठाने लगे। हुआ ना इस देश में कि भारत में यह माहौल बनाया गया कि भारत में जो चुनाव होता है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से नहीं होता है। केजरीवाल का एक सौरभ भारद्वाज है, वो विधानसभा खोल करके वहां ईवीएम दिखाने लगा, ऐसे हो गया वैसे हो गया। हालांकि चुनाव आयोग ने बुलाया कि हैक करके दिखाओ, तो कोई गया नहीं। यही कपिल सिब्बल लंदन में बैठ करके ईवीएम हैकिंग पे एक वामपंथी जो अब लंदन का नागरिक है और भारत का रहने वाला था पहले और लंदन का नागरिक हो गया, वो बैठ करके वहां पे बता रहा है कि आइए हम ईवीएम हैक करके दिखाएंगे। और वो भाग खड़ा हुआ, ईवीएम हैक करने की बात आई तो आया नहीं। उस मीटिंग में कपिल सिब्बल लंदन में उपस्थित हैं। जब इनसे पूछा गया कि भाई आप भारत के डेमोक्रेटिक प्रोसेस और ईवीएम को लेकर के लंदन क्यों गए, एक है कि मैं काम से गया था, मुझको जानकारी नहीं थी। समझ रही है? इससे क्या हुआ, लंदन की मीडिया में छपेगा, दुनिया भर की मीडिया में छपेगा कि जो ईवीएम है भारत की वो खराब है, और ईवीएम रहेगा तो मोदी जी जीतेंगे, बैलेट पेपर रहेगा तो राहुल गांधी जीतेंगे। तो चुनाव आयोग को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसमें आ जाता है कि इसके नियुक्ति में हम रहेंगे। 70 साल तक सुप्रीम कोर्ट कहां सो रहा था, चाहे कोई इंस्टीट्यूशनल बॉडी कहां सो रही थी, कैसे हो रहा था चुनाव आयोग की नियुक्ति? सब मोदी के सरकार में ही तुमको सही चाहिए, एकदम ए टू जेड, ए टू पॉइंट। हमारे देश में चुनाव आयुक्त 70 साल से कैसे नियुक्त होते थे? उसके लिए कोई कानून क्यों नहीं बना था इस देश में? अच्छा जी, वो हो गया। अब आप बताइए जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव में क्या जगह है? मैं फिर से कल का दिल्ली हाई कोर्ट के केजरीवाल के खिलाफ जो पीआईएल पड़ी थी, केजरीवाल को बर्खास्त किया जाए, दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को कोट करता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने कहा, क्या कहा कि देखिए केजरीवाल को हटाने का प्रोसेस जो है वो कार्यपालिका का है, विधायिका का नहीं है। इस पे फैसला एलजी ले सकते हैं और राष्ट्रपति ले सकते हैं, इसलिए इस पिटीशन को सुना ही नहीं जाएगा, डिसमिस। तो इसी तरीके से नियुक्ति का जो प्रक्रिया है, चाहे वो किसी की भी नियुक्ति का प्रक्रिया है, वह कार्यपालिका का है, विधायिका का काम नहीं है। विधायिका तो खुद ही अपनी नियुक्ति करती है, जिसको लेकर के इस देश में कॉलेजियम को लेकर के एक अलग धारणा है लोगों के बीच में, कुछ लोगों की अलग, कुछ लोगों की अलग है। अब कानून बन गया, आप फिर चैलेंज करने पहुंच गए हैं। तो क्या माना जाए कि 2024 में जब यह कानून बनाया मोदी ने, इससे पहले 75 साल तक जितने भी देश में चुनाव हुए वो कोई भी चुनाव इंडिपेंडेंट नहीं था? क्या कहना चाहते हैं आप? तो एक हमला हो गया चुनाव आयोग पे, दूसरा हमला मीडिया पे, एक चाइनीज मीडिया, एक गोदी मीडिया। किस तरीके से टकराव है इस देश में? तो 3 इंडिपेंडेंट संस्था, जुडिशरी, चुनाव आयोग, मीडिया। इसकी छवि इस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में और अन्य जगह बनाई जा रही है कि ये तो संस्थाएं हैं ही नहीं। अच्छा, अब इसके छोटे छोटे कंपोनेंट ले लीजिए। ईडी सीबीआई की स्थिति क्या बना दी गई है ना? मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर के कितने सवाल उठते। कैसे क्रेडिबिलिटी बनेगी भाई? ईडी सीबीआई खराब, मीडिया खराब, जुडिशरी खराब, चुनाव आयोग खराब, सब खराब है देश में। अच्छा, उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट, 2 बचते हैं। देश चलता कैसे है गायत्री जी, इसको भी समझने की कोशिश करिए। देश चलता है 2 सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से, एक मजदूर और किसान, और दूसरा होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैनों को टारगेट करना शुरू किया। कौन सा बिजनेसमैन नहीं टारगेट हुआ? इस देश में एक फेक नैरेटिव बनाया जाता है, मोदी जी ने उसका लोन माफ कर दिया, उसका लोन माफ कर दिया, उसका लोन माफ कर दिया है। अडानी अंबानी से लेकर के किसी बिजनेसमैन को छोड़ा नहीं गया इस देश में, सबको टारगेट किया गया, सब पे कुछ ना कुछ कहा गया। अच्छा, अब कौन बचा? अब बचा किसान मजदूर। उसको लेकर के आंदोलन, तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो एमएसपी नहीं मिल रही, तो फलाना नहीं हो रहा है, तो ठिकाना नहीं हो रहा, तो हम देंगे तो तुम दोगे। अब तक कहां थे भाई?
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में आने के बाद तक 14 तक तुम्हारी सरकार थी, तुम क्या घास छिल रहे थे? तो ये डेमोक्रेसी में जो 4-5 चीजें हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, सरकार तो चलिए ठीक है, सरकार पे तो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, वो डिस्कशन का विषय है, तो उस पर होना चाहिए दोनों तरफ से। कोर्ट, जांच एजेंसियां, देश के बड़े भी सबको इस तरीके से फोकस करके डिस्ट्रॉय करने की, इसीलिए ये सारे, ये हो कैसे रहा है? डीप स्टेट ही इसको कर रहे हैं। आप किसी भी एजेंसी का नाम लीजिए या न लीजिए, यह सामान्य सी बात है, देश के लोग सामान्यतः इसको समझते हैं कि यह साधारण चीज नहीं है। राहुल गांधी जाकर के लंदन में ऐसे ही बोल देते हैं कि देश में डेमोक्रेसी नहीं, आप लोग क्या कर रहे हो? अमेरिका लंदन बताएंगे डेमोक्रेसी क्या होता है हमको, है? अमेरिका और लंदन की हैसियत ही भारत को बताएगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है। तो इसको इन लार्जर देखिए, 600 वकीलों ने लिखा है, अन्य सारी चीजों ने लिखा है। अब क्या है कि प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कानून है नहीं, कंटेम्प्ट लगा सकती है सिर्फ कोर्ट, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकती है। वो भी लग जाएगा तो और होना, अरे देखिए देखिए देखिए, हमने तो सवाल पूछ लिया तो हमारे ऊपर ये करने लगे, हमने तो प्रश्न उठा दिया तो हमारे ऊपर ये करने लगे, हमने तो ये कर दिया तो हमारे ऊपर वो करने लगे। सोचिए 2022 में ईडी को लेकर के एक फैसला आता है कि ईडी का कानून सही है, 2023 में फिर पीआईएल पढ़ती है और 2023 के लास्ट से कोर्ट बैठने लगी उस पर। एक और चीज सुनिए, ईवीएम, चुनाव आयोग की नियुक्ति, चुनाव आयोग का कानून और इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी आपको बता देता हूं थोड़ी सी, 2 मिनट दर्शकों को क्लियर करने के लिए। 2018 से पहले इस देश में चुनाव होता था कि नहीं होता था? आप किसी भी पार्टी के हो, चाहे बीजेपी के समर्थक हो, चाहे सपा के, चाहे बसपा के, चाहे कांग्रेस के, चाहे किसी के, होता था 2018 से पहले गायत्री जी इस देश में चुनाव? मुझको किसी का नहीं चाहिए। 2014 से 2018 तक बीजेपी को किसने चंदा दिया इसकी लिस्ट चाहिए, छोड़िए कांग्रेस वांग्रेस को, मैं तो बीजेपी वालों का मांग रहा हूं, और इस देश की न्याय व्यवस्था से, इस देश के चुनाव आयोग से मैं वो हिसाब मांग रहा हूं। कहां है वो लिस्ट 2018 से पहले वाली? बाद में तो बॉन्ड तो स्कैम है, बॉन्ड से पहले कैसे चुनाव लड़ते थे, धनिया बेच के। और 1999 से लेकर के 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय किसने किसने चंदा दिया वो दे दे। ये लोग जब दे दें तो 2004 से 2014 का कांग्रेस दे दे, और 1997 से लेकर के 1947 तक का चंदे का हिसाब कांग्रेस दे दे। क्या दिक्कत है इसमें? तब नहीं चुनाव होता था, कैसे होता था बताओ भाई उसको, कैसे तुम लोग लड़ते थे चुनाव? इलेक्टोरल बॉन्ड से पता तो चला किसने किसको पैसा दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड से पता तो चला कि पैसा कैश में नहीं आया, इलेक्टोरल बॉन्ड से पता तो चला कि पैसा एक खाते से दूसरे खाते में आया है, और सबके आईटीआर में शो होता है। चूंकि देखिए इस देश में ज्ञान की भी बहुत कमी है कि कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं चीजों को। आप बाहर क्यों बोल रहे हो? आप जाकर के जुडिशरी में कहिए ना कि स्कैम हुआ है साहब, इस पे जांच का आदेश दीजिए। और गायत्री जी ऐसे नहीं होता है कि कंपनी ए ने गायत्री जी को 100 रुपया दिया तो गायत्री जी चोर हो गई, उसी कंपनी ए ने अविनाश को 20 रुपया दिया तो अविनाश ईमानदार हो गया। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसने सिर्फ एक व्यक्ति को चंदा दिया है, हर कंपनी ने मल्टीपल पार्टी को चंदा दिया है। सबको चंदा दिया है कि नहीं दिया ये नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन मल्टीपल को चंदा दिया। जैसे मेगा इंडस्ट्री की बात होती है, मेगा इंडस्ट्री ने भाजपा को 100 करोड़ दिया, तो मेगा इंडस्ट्री ने 80 करोड़ रुपया डीएमके को दिया, 100 करोड़ रुपया टीएमसी को दिया, 80 करोड़ रुपया कांग्रेस को दिया, सबको दिया। तो भाजपा का 100 करोड़ वाला चोर है और तुम लोगों का सा है, तुम लोगों का ईमानदार है। अच्छा, इसके अलावा गेमिंग की बात थी, गेमिंग एजेंसी ने 1380 करोड़ में से 600 करोड़ रुपए तो अकेले डीएमके को दिया, लगभग सारी क्षेत्रीय पार्टियों को भी उसने दिया है। क्यों दिया ये भी मैं बता देता हूं, क्योंकि गेमिंग के फील्ड में पुलिस का प्रोटेक्शन चाहिए, तो पुलिस का प्रोटेक्शन स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो उसने सब स्टेट गवर्नमेंटों को बांट दिया। लेकिन ये कैसे पता चला कि किसने किसको चंदा दिया? इलेक्टोरल बॉन्ड था इसलिए पता चला। इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले के चंदे का हिसाब दो ना भाई, सारी पार्टियां दे कि तुम लोग चुनाव कैसे लड़ते थे। लेकिन इस बात को कौन पूछेगा इस देश में? मजा नहीं आएगा ना सबसे पूछोगे तो, गैंग बनाओगे जब ना तब मजा आएगा। जी
बहुत इंटरेस्टिंग है ये जुडिशरी। ये जैसे अभी आपने कहा डीप स्टेट लॉयर्स तक पहुंच गई है, जुडिशरी तक पहुंच गई है। इसका मतलब शुरू जुडिशियल से है। सिस्टम इस बहुत बुरी तरीके से चरमराया हुआ है हमारा जुडिशियल सिस्टम। नहीं कोई तो चीज नहीं 600 चरमराया। वकील, अविनाश भाई 600 वकील छोटा मोटा नंबर नहीं है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आधे से ज्यादा। दिस इज अ मैं बिग बता नंबर। तो रहा मैं बता तो रहा हूं, जब कोर्ट में आप खड़े होकर के ये कहेंगे कि ये गोल्डन टाइम में नहीं लिखा जाएगा, आप समझ रहे हैं ना इस चीज को। जब कोर्ट में चले जाएंगे कि इस पे भी फैसला दीजिए साहब, इस पे भी फैसला दीजिए साहब, इस पे भी फैसला दीजिए साहब। जब आपके पास पैसा होगा, आप लोअर कोर्ट में नहीं जमानत मांगने जाएंगे, आप डायरेक्ट अपेक्स कोर्ट में जाएंगे जमानत मांगने, तब उठता है फैसला। अब मेरे पास पैसा हो गया तो मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोड़ करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लगा दूंगा पीआईएल, और सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए क्योंकि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन खड़े हैं। और ये गलत परंपरा भी कोर्ट के ही कुछ लोगों के द्वारा शुरू की गई। शुरू में ही इसको रोक दिया जाता तो कोई कहानी नहीं बनती, समझिएगा इसको। शुरू में ही डायरेक्ट जमानत मांगने कोई नहीं जा सकता अपेक्स कोर्ट। अपेक्स कोर्ट इसके लिए बनी है कि फलाने पकड़ लिए गए साहब जमानत दे दो। जमानत देने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई ही नहीं हुआ जमानत, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे केस। केजरीवाल के केस में क्या हुआ? केजरीवाल के केस में क्या हुआ? डायरेक्ट अब अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट गए क्योंकि एक्सेस है उनके पास। रजिस्ट्रार भी मना नहीं करेंगे, अरे भैया सिब्बल साहब मनु सिंघवी साहब आए, हाँ हाँ लाइए लाइए आपका मेंशनिंग कर देते हैं, जज भी बैठ जाते हैं उस पर, ठीक। लेकिन पिटीशन वापस लिया अभिषेक मनु सिंघवी ने क्योंकि पता था कि फिर संजीव खन्ना जी की बेंच पे गया और नियम कानून तोड़ेंगे नहीं, सीधे सीधे कह देंगे भैया यहां क्या करने आ गए हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मना कर दिया जमानत से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमानत के लिए आपने लगाई अर्जी, काम खत्म हो गया, आप प्रोसेस से आइए ना। ये तो वही है गायत्री जी कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, लगातार मुझको डायरेक्ट आईएएस का एग्जाम दिलवा दो, हटाओ। मैं क्यों क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 पढ़ू? ना ना ना, ये सब मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट एकदम, है ना। तो डायरेक्ट नहीं होता प्रोसेस ना, आप सिस्टमेटिक चलिए। सिस्टमेटिक चल नहीं रहे हैं, कोर्ट इनको भेज दे रही है नीचे, तो ये बौखला बौखला के कोर्ट में करे। क्योंकि देखिए देखिए क्या है, इन लोगों की यूएसपी क्या थी? जमानत दिला देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, सारी यूएसपी थी। अब उस यूएसपी पे बट्टा लग गया है। ये कह रहे हैं यार बताओ हमको कौन देगा 20-25 लाख रुपया हेयरिंग का? जी अविनाश भाई, ये पर पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा स्टेप उठाया गया है। पहले तो एक आध कभी कभी होता था, पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में, पहली बार। और दूसरा, खुद नरेंद्र मोदी जी इस पर आकर उन्होंने सपोर्ट किया इन 600 वकीलों को, और हरीश साल्वे को, जिन्होंने एक्चुअली, जिनकी अगुवाई में ये लोगों ने लेटर लिखा है। दिस द फर्स्ट टाइम। हाँ, देखिए दो चीजें हैं। ये लेटर लिखा गया तो कांग्रेसी ने इसको भाजपा के ऊपर, सरकार के ऊपर, देखिए आप बात को समझिए, इस तरीके की चीजें, आरोप किसके ऊपर लगता है? सरकार के ऊपर। यहां सरकार का है ही नहीं आरोप, यहां तो ग्रुप हैं जो कांग्रेस समर्थित हैं, लेफ्ट समर्थित हैं, और वो चीजें तो बाहर निकल करके आ रही है ना। पहले क्या होता था, कोर्ट की कोई चीज बाहर नहीं आती थी, जजमेंट बाहर आता था केवल, कोर्ट में क्या डिस्कशन हो रहा है नहीं आता था। अब तो जितनी जुडिशियल बेंच बैठती वो तो लाइव चलती हैं। उसके अलावा 5-7 वेबसाइटें हैं जो कोर्ट में एक एक लाइन क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसने नहीं कहा, वो सारी चीजें बाहर आ जाती। कोर्ट के फैसले की समीक्षा करना गलत चीज नहीं है, लेकिन आप उसी केस में अपेयर हैं और उसी केस में वहीं खड़े होकर के जज साहब को धमकी दे रहे हैं कि ये गोल्डन टाइम में नहीं लिखा जाएगा, है। एक और केस में बताता हूं। एक केस में अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में केस लड़ते हैं और उसी केस को लेकर के चुनाव आयोग में चले जाते हैं, और उसी केस को लेकर के सारी पॉलिटिकल पार्टियों को भाषण देते हैं, और उसी केस को लेकर के मीडिया में ब्रीफिंग करते हैं, एक ही केस को लेकर के। ये क्या है? ये दबाव है, ये थ्रेट है जुडिशरी को कि आप हमारे पक्ष में फैसला नहीं लेंगे, लिखेंगे तो हम मीडिया में बात करेंगे, हम फलाने जगह बात करेंगे, हम ढिकाने जगह बात करेंगे। मैं पत्रकार नहीं ना है अभिषेक मनु सिंघवी, वकील है ना।
कोर्ट की मर्यादा किसी पत्रकार, किसी एनालिस्ट से अधिक होनी चाहिए अभिषेक मनु सिंघवी को। ये एक सिंपल सी चीज है। और देखिए, कोर्ट अब मना करना शुरू कर दी है। आपको एक चीज और बताता हूं, मन कैसे बढ़ता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जजों की बैठी हुई थी। खेड़ा को, पवन खेड़ा को, कांग्रेस पार्टी के, उसको गिरफ्तार किया गया था। टिप्पणी किया था मोदी जी के पिता माता को लेकर के, उस पर गिरफ्तार किया गया था। अपेक्स कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच बैठी थी। बेंच के अंदर घुस के अभिषेक मनु सिंघवी जमानत लेकर के आए थे। कोई लेटर नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई मेंशनिंग नहीं, कुछ नहीं, और जमानत दे दिया था कोर्ट ने। तब मन बढ़ा। पवन खेड़ा में दे दिया तो भैया केजरीवाल में काहे नहीं दे रहे हो? ये चीजें हैं। सही लिखा है। कोई मोदी जी ने ठीक ही कहा ना, कांग्रेस का काम ही है धमकाना। राहुल गांधी धमकाते हैं बाहर, और भी लोग बाहर धमकाते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मतलब कि जब जज साहब नहीं रहेंगे, पद से हट जाएंगे, तब उनको थ्रेट किया जाएगा कांग्रेस की सरकार जब आएगी। तो यही तो कहने का मतलब था कपिल सिब्बल के। गोल्डन टाइम में नहीं कहा। गोल्डन टाइम में तब लिखा जाता जब कपिल सिब्बल खड़े हो जाते, जमानत हो जाती, तो उसको गोल्डन टाइम कहा जाता है। जी जी। पर अब ये जो अब शुरू हुआ है, अब ये दिखा रहा है कि किस तरीके से एक तो डीप स्टेट का इंटरफेरेंस है, दूसरी बात कि खुद दो फाड़ हो गया जुडिशरी के अंदर भी, वकीलों के अंदर भी। और किस तरीके से कुछ एक लोग जो अपने आप को बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून बोलते हैं ना, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, कुछ अपने आप को उसी तरीके से ट्रीट करते थे। आजकल कहते हैं कि कोर्ट का कुत्ता भी नहीं पूछता है दो ये बड़े वकीलों को, इसलिए ज्यादा तिलमिलाए हुए हैं। जी, आखिरी सवाल। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। एक तो जुडिशरी में एक और रिफॉर्म होना चाहिए। जुडिशरी में बहुत सारे रिफॉर्म की जरूरत है। एक रिफॉर्म ये होना चाहिए कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, मेंबर इन द सेंस आप चुने हुए मेंबर हैं, तो आप कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सिंपल सी चीज है। सरकारी व्यक्ति होता है, सरकारी सेवक होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद अपेक्स कोर्ट ने कहा है। अभी सौरभ भारद्वाज के फैसले में अपेक्स कोर्ट ने कहा कि प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव स्वास्थ्य और मंत्री स्वास्थ्य दोनों लोग सरकारी नौकर हैं। आपका काम है जनता का सेवा करना। एमएलए भी सरकारी नौकर है 5 साल के लिए, सरकार से उसके लिए वो तनख्वाह लेता है, और वही कोर्ट में जाकर के प्रैक्टिस करता है। तो भैया इसी तरीके से डॉक्टरों को भी दे दो, इसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंटों को भी दे दो, जितने भी प्रैक्टिसेस वाली सर्विसेज है सब में दे दो कि डॉक्टर साहब दिन आप 6 घंटा हॉस्पिटल में नौकरी करिए और उसके बाद आप बाहर प्रैक्टिस करिए। बताइए। और ये क्यों है, मैं इसको इसके एक रीजन और बता देता हूं। मान लीजिए कि मैं किसी का केस लड़ रहा हूं, कोई मेरा क्लाइंट है, उस क्लाइंट से संबंधित सदन में कोई कानून बनना है, ठीक? तो मैं तो वहां पे वोटर हूं ना सदन के अंदर, तो मैं फेवर कैसे नहीं लूंगा? फेवर सिर्फ पैसे से ही नहीं होता है ना, फेवर तो कई सारे ग्राउंड पे होता है। तो इस बात को भी तो देखना होगा कि मैं सांसद हूं, है? और मैं सीए बनाने के कानून में शामिल था, और मैं ही जाकर के कोर्ट में सीए के खिलाफ या सीए के पक्ष में केस लड़ रहा हूं। तो ट्रस्ट ब्रीच नहीं है? इस पे भी एक कानून होना चाहिए कि कोई भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी संबंधित हो, या तो भैया आप नेतागिरी करिए या तो प्रैक्टिस करिए। दैट्स इट, सिंपल सी चीज। बिल्कुल सही। आप एक पार्टी और से भी कोर्ट भी तो एसोसिएटेड हैं। नेतागिरी का मौका देता है ना, कोर्ट भी तो नेतागिरी का मौका देता है। वहां पे भी अध्यक्ष चुने जाते हैं, वहां पे भी चीजें चुनी जाती हैं, वहां पे भी बॉडी चुनी जाती है। वही राजनीति करो। मेन स्ट्रीम में आपको राजनीति भी करनी है, कोर्ट में प्रैक्टिस भी करनी है। यही तो देखिए, इसीलिए तो ये सब चीजें थ्रेड क्रिएट हुआ। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के सांसद नहीं होते तो अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस को क्यों बचाने के लिए तड़फड़ा रहे होते, इन लोगों को बचाने के लिए, या क्यों पॉलिटिकली पार्टियों को इकट्ठा कर रहे होते? राजीव धवन
पॉलिटिकली नहीं जुड़े हैं तो कम से कम राजीव धवन किसी पॉलिटिकल पार्टी को बुला करके स्पीच तो नहीं दे रहे मीडिया में। हरीश साल्वे किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए तो सब पॉलिटिकल पार्टी को इकट्ठा करके स्पीच तो नहीं दे रहे हैं। ये बात है जी। जी बिल्कुल सही। पर अब देखते हैं आगे कहां तक जाएगा मामला, क्योंकि अब इसने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। इट इज नॉट इजी और दो फाड़ नजर आ रहा है। आई थिंक यहीं से शुरुआत होगी सफाई की, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी तैयारी पहले से ही करके बैठे हैं। उनके थर्ड टर्म का इंतजार करिए, बहुत सफाई होनी है। और इसी के लिए मैं अपने कई शोज में कह रही हूँ, रिलक्टेंट नहीं होइएगा कि भैया एक तरफा चल रहा है, एक तरफा इलेक्शन है। नहीं, जाके वोट देके कंफर्म कराइए जीतने का, उसके बाद वेट करिए चीजों के साफ होने का। क्योंकि मैं सुन रही हूँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अरे एक तरफा है इलेक्शन, एक तरफा इलेक्शन, हम नहीं जाएंगे, वोट नहीं देंगे तो क्या होगा। दो चीजें गायत्री जी देख, दो चीजें दर्शकों को और मैं बता दूं। सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी के मुद्दे को छोड़ करके, फाइनेंशियल कंक्लूजन के मुद्दे को छोड़ करके, दो मुद्दे, इनको आरटीआई के दायरे से बाहर करके इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक इंस्टीट्यूशंस को आरटीआई के दायरे में है। जैसे एनआईए, रॉ, ये लोग सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं तो वो बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है, वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ठीक है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी सब देश की सिक्योरिटी का मामला है, वो नहीं पता होना चाहिए, किसी को नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जुडिशरी पूरी तरीके से आरटीआई के अंदर आनी चाहिए। सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट लोग आरटीआई के अंदर आने चाहिए। इफेक्ट होते हैं हम उनसे, ऐसा नहीं कि उनसे हम इफेक्ट नहीं होते। इसके अलावा और भी जितनी भी संस्थाएं हैं, जो संस्थागत चीजें हैं, ठीक है ना, वो सारे अंडर द आरटीआई आना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए ना, जज साहब के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। सिर्फ ऐसा थोड़ा ही नहीं है कि एक तरफ आप कह दो कि नहीं तुम सब बताओ, जनता को ये सब बताओ, वो नहीं। कानून का पालन और कानून का इम्प्लीमेंटेशन और इक्वलिटी की अगर बात होगी तो कानून का एग्जीक्यूशन भी इक्वल तरीके से करना पड़ेगा देश में। स्पेशल कानून नहीं होगा। मेरे गांव के एक सामान्य से किसान की भी बात सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाए, इसकी व्यवस्था करनी होगी। आप टैक्स पेयर का पैसा लीजिए, आप सरकार से पैसा लीजिए, आप बजट अलॉट करिए, कुछ भी करिए, इससे नहीं मतलब है। लेकिन एक सामान्य आदमी जाए, उसके पास बड़े वकील को पैसा देने के लिए ना हो तो भी वो जाए, उसकी पिटीशन की मेंशनिंग हो और वह भी सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। कभी सुना है आपने कि किसी गरीब किसान की बात सुनी गई सुप्रीम कोर्ट में? कभी सुना है कोई रिक्शा वाला गया था सुप्रीम कोर्ट? कभी सुना है कोई सामान्य सा मिडिल लेवल और लोअर मिडिल लेवल का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट गया है? ये बड़े लोग ही सुप्रीम कोर्ट को अपने कब्जे में रखेंगे? किसकी हैसियत है जी? आप बताइए ना। 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख देने की कोर्ट फीस, और इसको रेगुलराइज करना चाहिए। और तीसरी चीज कि जब तक नीचे की कोर्टों का फैसला नहीं आएगा, कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मूव नहीं करेगा। एकदम प्रोसेस से आइए। ये प्रोसेस ब्रिज जो होता है ना, बीच में घुस गए, तिस्ता सी तलवार घुस गई, उनको कोर्ट बैठा दिया, जमानत दे दिया, इससे क्या होता है? इसी से तो वन बढ़ता है। पवन खेड़ा का, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास। पवन खेड़ा को जमानत देने नहीं चाहिए था। पवन खेड़ा को बोलना चाहिए था ठीक है आप जाइए लोअर कोर्ट जाइए, यहां क्यों चले आए? दिल्ली में हाई कोर्ट नहीं थी क्या? दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं थी क्या? आप वहां जाते। ये एक चीज और है अंडर द थर्ड जुडिशरी। इनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा सारी कोर्ट जो है ना वो बायस्ड हो गई। नहीं, अपनी हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, कुछ वो वाली फीलिंग भी आती है ना, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं जी। अरे एक क्वेश्चन रुकिए, ये लोग तो तहसीलदार की कोर्ट में जाकर के खड़े होकर प्रैक्टिस करेंगे, है ना? तहसीलदार, एसडीएम की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं, डीएम एसडीएम की भी बात नहीं कर रहा हूं, तहसीलदार की कोर्ट में जाके खड़े होंगे ये लोग, प्रैक्टिस करेंगे। ऐसी स्थिति होगी जी। अविनाश भाई, पर एक चीज यहाँ समझ नहीं है कि हरीश साल्वे ने ये लेटर लिखा क्यों अचानक से? उनका लिखने का मतलब अरे कोई कपिल सिब्बल ने इतनी बड़ी बात कह दी, आप इसको समझ ही नहीं पा रही हैं। कपिल सिब्बल ने कह दिया गोल्डन पीरियड में नहीं लिखा जाएगा जी। बट और भी वकील थे भाई, हरीश साल्वे
और भी बहुत सारे वकील हैं, भाई उंगली हरीश साल्वे। एक जज को कहा जा रहा है कि तुम आओ चुनाव लड़ लो हमारे खिलाफ, वो छोड़ करके चुनाव लड़ने चला आया है। आप सोचिए कि ईडी के मामले में एक फैसला आता है मद्रास हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अरे ईडी बुलाएगा, तुमको जाना पड़ेगा, इस पे रोक कैसे लगा सकते हो, और इसमें सरकार कैसे इन्वॉल्व हो सकती है। जुडिशरी अंडर द थ्रेट, नॉट सुप्रीम कोर्ट ओनली, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑल्सो। इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की बात हो रही है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं हो रही है। जुडिशरी अंडर द थ्रेट, क्योंकि वो अपेक्स कोर्ट है, सबसे हायर कोर्ट है, इसलिए 600 वकीलों ने उन्हीं को लिखा, क्योंकि वो वहां से कोई डायरेक्शन देंगे तो वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक स्वतः एप्लीकेबल हो जाएगा। सिर्फ ये हाई सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, गलतफहमी कोई मत पाले इस बात को। ये इस तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जो देश के अंदर, वो बहुत डेंजर है। जी अविनाश भाई, एक चीज और इसमें समझ में आती है कि इस वक्त जो जैसे हरीश साल्वे जी ने शुरू किया है और मोदी जी भी उनके साथ खड़े हो गए, इन्होंने एक बहुत बड़ी लॉबी को चैलेंज कर दिया है। लॉबी जो लेड, जिसका एक विजुअल फेस है, कुछ नहीं होगा। देखिए आपको एक बात बता दूं, 600 वकीलों ने जिन्होंने लेटर लिखा है, हरीश साल्वे जी का नाम आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया वकील हैं, ठीक है ना। आप लॉबी बनाएंगे तो लॉबी दूसरा भी आदमी बना लेगा, मतलब ये चीजें नहीं है ना। इन्होंने क्या कहा, चिट्ठी में कहा गया है कि इनकी गतिविधियां देश में लोकतांत्रिक ताने बाने और न्यायिक प्रक्रिया के विश्वास के लिए खतरा है। इनको विश्वास ही नहीं कि 370 पे फैसला कैसे आ गया, इनको विश्वास ही नहीं कि राम मंदिर पे फैसला कैसे आ गया, समझ नहीं। ये कहते हैं कि अरे भैया हमारा तो सुन ही नहीं रहा है कोर्ट। गजब हाल है भाई। जी, एक चीज और, इनका जो पेमेंट होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, और डिफेंस लॉयर्स का जो पेमेंट है ना, वो एक एक कैपिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पीछे से 10 लाख ले रहे हैं और स्विट्जरलैंड में के अकाउंट में अलग से पैसे डलवा रहे हैं। ये जो एक है ना कंपनसेशन टू डिफेंस लॉयर्स, इसके ऊपर एक अपर लिमिट भी होनी चाहिए, और जो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं ना, सबको होना चाहिए ट्रांसपेरेंट। क्यों नहीं होना चाहिए ट्रांसपेरेंट? कुछ लोग ट्रांसपेरेंट हो, कुछ लोग ट्रांसपेरेंट ना हो, ये कैसे चलेगा? अच्छा, इसमें जजेस को नहीं भूलना, क्योंकि जजेस ने भी आज तक अपने उनका जो माल मतलब कमाते हैं या इकट्ठा होता है, उसके बारे में भी जजेस ने आज तक, जो वेबसाइट है जुडिशरी की, वहां पर कुछ मेंशन नहीं है उनका वेल्थ। हम तो चाहे वो कह रहे हैं पेरेंट्स, कि हम तो मान करके चल रहे हैं कि सारे जज ईमानदार हैं, ठीक, जी, सब ईमानदार है, मतलब उनकी ईमानदारी पे हमें कोई शक नहीं, बहुत ईमानदार लोग हैं, ठीक है। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उसी ईमानदारी को आप अपनी वेबसाइट पे छाप दीजिए, बात खत्म। आप जी, सेल्फ सर्टिफाइड कर दीजिए ना अपनी ईमानदारी को। हम नहीं, हम क्यों सर्टिफाइड करेंगे किसी की ईमानदारी को? हम तो कर ही नहीं रहे। और आप भी इसी देश के पार्ट हैं, इसी डेमोक्रेसी के। आप भी उसी कानून से वहां जज बने हैं, है ना, इस बात को समझिएगा। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के, चाहे वो आपने कॉलेजियम बना लिया चाहे कुछ भी बना लिया है, उसी के बाउंड्री में। एक जो संविधान की किताब है, उसी के परिधि में सब लोग बंधे हुए हैं। गायत्री जी भी, हम भी, इस देश का किसान भी, इस देश की जुडिशरी भी, इस देश की मीडिया भी, इस देश के सैनिक भी, इस देश के नेता भी, इस देश का पक्ष भी, इस देश का विपक्ष भी। जो कानून मल्लिकार्जुन खड़गे पे एप्लीकेबल होता है, वही कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे एप्लीकेबल होता है। कि अलग अलग कानून है दोनों लोगों के लिए, तो कोई स्पेशल नहीं, ये बात है। जी जी, थैंक यू सो मच अविनाश भाई, बहुत मजा आता है आपको सुनने में। आप बहुत दिन बाद आए और बहुत अच्छा लगा। लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस, इनकी फैमिली में एडिशन हुई है, बहुत प्यारी सी सुंदर सी छोटी सी गुड़िया आई है इनकी फैमिली में, इसीलिए बहुत दिन से गायब थे और सिर्फ बड़ी बहुत मुश्किल बहुत से अपना धन्यवाद। चैनल चला। जी, बहुत बहुत बधाई, लक्ष्मी आई है। और इनका चैनल भैया लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलेगा, अब तो बहुत जरूरी है, लक्ष्मी के नाम पर तो इनको जरूर सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए लोगों की। और थैंक यू सो मच। जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बोथ द चैनल्स। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।